मैं ओम यादव आज आला जी की जयंती के दिन आप सभी लोगों के बीच में आला उदल का इतिहास और उनकी कहानी लेकर आया हूं। ये दोनों इतने महान वीर योद्धा थे, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे समाज ने, इन्हीं के समाज ने इनको भुला दिया है। इसके विपरीत दूसरे समुदायों के लोगों ने इन्हें यदुवंशियों से छीनने का काम किया है, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आप, मैं और हमारा समाज है। क्योंकि जब एक समाज अपने इतिहास और अपने योद्धाओं को भुला देता है, तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब इतिहास खुद उस समाज को भुला देता है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आला उदल के पिता का नाम दशराज था। दशराज के भाई बछराज थे। ये दोनों चंदेल राजवंश के एक सेनापति थे। बड़ी ही कम उम्र में आला उदल के पिता दशराज की मृत्यु हो गई थी एक युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते। उसके बाद चंदेल राजवंश के राजा परमाल ने इन दोनों योद्धाओं को, आला और उदल को, एक अपने बच्चे की तरह लालन पालन किया। राजा परमाल की पत्नी मलिना बिल्कुल इन दोनों को अपने बच्चों की तरह ही लालन पालन करती थी। आला के वंश की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों का मत है कि इनके पिता दशराज बनाफर कुल के अहिर थे। वनों में रहने के कारण ये बनाफर कहलाए। अब ये अहिर थे, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रमाण पेश करना चाहता हूँ। प्रमाण पेश करने की जरूरत एक तो इसलिए है क्योंकि कुछ इतिहास चोर हम यदुवंशियों का इतिहास चुरा रहे हैं, और कुछ हमारे यदुवंशी भाई हैं जिनको अभी तक इनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए इन सभी लोगों को बताना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने भाव पुराण रखना चाहता हूँ। भाव पुराण के अनुसार न केवल आला और उदल की माताएं अहिर थी, बल्कि बक्सर के उनके पिता भी अहिर ग्वाल बताए गए हैं। इसका जिक्र ओल्ड हिल टेबिट, कोलंबिया प्रोफेसर ऑफ रिलीजन, हिस्ट्री एंड ह्यूमन साइंस एट जॉर्ज वॉशिंगटन DC USA, जिनकी एंशियंट हिस्ट्री एपिक्स महाभारत एंड रामायण में मजबूत पकड़ मानी जाती है, इन्होंने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है। तो ये तो एक पहला सबूत था जिससे ये साबित होता है कि ये दोनों अहिर थे, क्योंकि ये एक प्रोफेसर हैं जिनकी इन सभी चीज़ों में एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल 4 सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं, 4 प्रमाण आप सभी के सामने पेश करना चाहता हूं। तो दूसरे नंबर पे एक गैजेटियर मेरे हाथ में लगा है। इस गैजेटियर के हिसाब से बनाफर को अहिरों की ही सब कास्ट बताया गया है। आइए देखते हैं कैसे। इस गैजेटियर के मुताबिक बनाफर इज अ सब कास्ट ऑफ बिहार whose special function is to take charge of the large herds of cattle। और इस बनाफर को सब कास्ट ऑफ ग्वाल बताया गया है बिहार के अंदर, और ग्वाल आप सभी लोग जानते हैं अहिरों को ही कहा जाता है। तो इस गैजेटियर के हिसाब से बनाफर ग्वाल की एक सब कास्ट होती है। अब मैं आप लोगों के सामने एक ई बुक पेश करने वाला हूं। इस ई बुक का नाम है कम्युनिटीज सेगमेंट सिनोनिम सरनेम एंड टाइटल्स। इसको आप गूगल पर डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये किसी छोटे मोटे इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसको लिखने वाले स्वयं डायरेक्टर जनरल हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिनका नाम डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह है। पेज नंबर 1293 पर एक ग्रुप कैटेगरी लिखी गई है, जिसका एक सब कास्ट लिखी गई है। आइए देखते हैं वो किस प्रकार है। ग्रुप और सब ग्रुप में चौरिया, झरिया, कनौजिया, कसारिया, कृष्णा, लेरिया, मगध, ये सब लिखा है। अब देखिए इसके सब कास्ट के रूप में क्या लिखा है। इसमें लिखा है आभीर, अहिर, बागर, बल्लभ और बनाफर। तो यहाँ पर बनाफर को, जो यादवों के गोत्र होते हैं, यादवों के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कनौजिया हो गया, बल्लभ हो गया, इस तरह के जो यादवों के ग्रुप्स हैं, उन्हीं का सब कास्ट माना गया है। तो यहाँ से भी ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि बनाफर ही अहिरों का ही एक सब कास्ट है। ठीक है, तो अभी तक ये 3 प्रूफ मैं आपको दे चुका हूँ। चौथे नंबर पर जो प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ वो एक ब्रह्मास्त्र है। ये सबसे बड़ा प्रूफ मैं अभी तक आपको दे रहा हूं,
और ये प्रूफ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और इससे कोई छोटा मोटा प्रूफ मत मानिए, क्योंकि इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पे भारत में अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन जाता है। तो जब इस प्रूफ से राम मंदिर बन सकता है तो ये बात सत्यापित क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब भी कोई रिपोर्ट बनाता है तो पूरे साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर बनाता है, उस जगह के लोगों से पूछताछ करके बनाता है। तो आइए देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। ये देखिए, एएसआई की रिपोर्ट आपको नजर आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि आल्हा और ऊदल अहिर जाति के थे, यादव जाति के थे। एएसआई की रिपोर्ट से बड़ा दूसरा कोई सबूत हो नहीं सकता, क्योंकि ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो अगर किसी के पास इस सबूत का काट हो तो बिना गाली गलौज किए सबूत देने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये तो मैंने आपको सबूत दिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मेन कहानी बाकी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप सच्चे यदुवंशी हैं। मध्य प्रदेश में यादवों की 2 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, हवेलिया अहिर और बनाफर अहिर। बनों में रहने के कारण इनको बनाफर कहा गया। दशराज सिंह का विवाह उस समय के ग्वालियर के हैहर वंशी शाखा के यदुवंशी अहिर राजा दलपत सिंह की राजकुमारी देवल से हुआ था। एक मान्यता के अनुसार एक बार राजकुमारी देवल ने एक सिंह को अपने शमशीर के एक ही वार से ध्वस्त कर दिया था। दशराज सिंह राजकुमारी देवल के इस पराक्रम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि अगर इनसे उनका विवाह हो जाता है तो इनके द्वारा जो पुत्र होगा वो काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी होगा। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दशराज सिंह राजकुमारी देवल के पिता दलपत सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, जिसको उनके पिता ने स्वीकार कर लिया और इन दोनों से आल्हा ऊदल नाम के 2 पराक्रमी योद्धाओं का जन्म होता है। कहा जाता है आल्हा ऊदल ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। इनके वीर गाथा की कहानी आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोकगीतों के माध्यम से आल्हा के रूप में प्रचलित है। इन लोकगीतों में आल्हा ऊदल द्वारा दिखाए गए युद्ध में पराक्रम की कहानी को सुनाया जाता है। अब इनके द्वारा लड़े गए सभी युद्धों के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर पाना तो बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है, लेकिन इनके द्वारा पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध जो लड़ा गया वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है। पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि आप जानते हैं, आखिरी हिंदू सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में परास्त कर दिया था। लेकिन ऐसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान भी जब आल्हा ऊदल के सामने आते थे तो कहीं भी टिक नहीं पाते। कहा जाता है आल्हा ऊदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कुल मिला के 52 युद्ध हुए और एक भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान कभी जीत नहीं पाए। हर युद्ध में आल्हा ऊदल के द्वारा इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक बार की बात है, पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त करने के इरादे से चढ़ाई कर दी। इस बार उन्होंने योजना बनाई राजा परमाल की बेटी बेला का अपहरण करने की। दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। आल्हा ऊदल और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के आमने सामने थे। इस युद्ध में आल्हा और ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके कुछ सालों के बाद पृथ्वीराज चौहान और बुंदेलखंड के राजा परमाल के बीच में बैरागढ़ में आखिरी युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी शक्तियों को एकत्रित करके बुंदेलखंड के ऊपर आक्रमण करते हैं। इस बार वो ये युद्ध किसी भी तरीके से जीतना चाहते थे, चाहे छल से या बल से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ये बात भली भांति जानते थे कि जब तक आल्हा और ऊदल एक साथ युद्ध कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना बुंदेलखंड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने एक योजना बनाई जिससे आल्हा और ऊदल को युद्ध में अलग किया जा सके और उनकी योजना काफ़ी हद तक सफल हुई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने ऊदल को छल का सहारा लेते हुए उनकी हत्या कर दी और जैसे ही अपने भाई की मृत्यु की सूचना आल्हा को मिली, आल्हा पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना के ऊपर कहर बन के टूट पड़े। अंत में आल्हा पृथ्वीराज चौहान के सामने थे और पृथ्वीराज चौहान उनके सामने
मामले थे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और अंत में आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को घुटने टेकवा दिए। आल्हा पृथ्वीराज चौहान को मारने ही वाले थे, तभी उनके गुरु ने उनको ऐसा करने से रोक दिया और आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। इसी पर एक कविता लिखी गई है जो मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहता हूं। पृथ्वीराज का शीर्ष गिरे तब आल्हा धरे म्यान तलवार, रण के डंका बाजन लगे सच गए अहिरन के सरदार। एक को मारे दो मर जाए तीजा दहशत से मर जाए, बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनसे कोई पार न पाए। ऐसे महान वीर योद्धा थे आल्हा और उदल। शत शत नमन करता हूं ऐसे महान वीर योद्धाओं को। लेकिन बड़े विडंबना की बात है कि हमारे इतिहास के पन्नों में जिस तरह से जो सम्मान इनको मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज आल्हा जी की जयंती के दिन आप सभी लोग ट्विटर पे जाएं और कम से कम 50 ट्वीट आल्हा जी की जयंती के नाम पर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को भी ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं। अब आपसे मैं मुलाकात अगली वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।